हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में हम लोग ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट नामक पार्ट पढ़ रहे हैं। कल हमने सॉलिड के यानी कि ठोस के कई सारे अलग अलग भागों के बारे में बताया, जिसमें हमने चालक, अर्धचालक, कुचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इन्सुलेटर के बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोष, डिफेक्ट। दोष का मतलब होता है कमी, और यह कमी कैसे होगी, कैसे बनाई जाएगी, कितने प्रकार की ठोसों में कमियां होती हैं, डिफेक्ट होते हैं। आज हम लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो दोष का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह इस चैप्टर का समझ लीजिए सबसे मुख्य टॉपिक है, मूल टॉपिक है, क्योंकि यह दोष लगभग 8-9 प्रकार के आप पढ़ेंगे और यह आपके कंपटीशन में या बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करते हैं कि ये दोष आया कैसे, क्या होता है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, हम लोगों को यह पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए यदि कोई कुचालक है, कुचालक यानी कि इंसुलेटर, और इंसुलेटर यदि कोई है तो कोई कार्य तो यह कर नहीं पाएगा, ना उष्मा को भेज पाएगा, ना आपकी हीट को भेज पाएगा, ना इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को भेज पाएगा, तो यह कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ पदार्थ को मिलाया जाए। पदार्थ को क्या किया जाए? मिलाया जाए, ताकि यह कुचालक से अर्धचालक बन जाए, सेमीकंडक्टर बन जाए या कंडक्टर बन जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा कि कोई भी धावक रेसर होता है, जब वो दौड़ता है तो कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाइयाँ भी होती हैं जिसको वो खा सकता है, और खाने के बाद उसके शरीर की ताकत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और वह तेजी से दौड़ना प्रारंभ कर देता है, जो उसके शरीर के ताकत को बढ़ाता है, और इसे डोपिंग नामक शब्द से जाना जाता है। देखते होंगे आप, सुनते होंगे कि ये खिलाड़ी डोपिंग में पकड़ा गया या ये खिलाड़ी डोपिंग में पकड़ा गया। जैसे शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे, वह भी डोपिंग में पकड़े गए विश्व कप के पहले। उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई ताकि उनके शरीर की ताकत बढ़ सके और वह और तेजी से खेल सके। जैसे एक साइकिलर था, वह भी कई सारे प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करता था, जिससे वह अपने शरीर की क्या बढ़ाता था? ताकत बढ़ाता था। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी ताकत 0 है, जो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहरी पदार्थ को मिला करके वह अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। वो वहाँ खेलों में भी होता है, यहाँ केमिस्ट्री में भी होता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों में बाहरी अवयवों को मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इंग्लिश में भी डोपिंग कहते हैं और हिंदी में भी डोपिंग कहते हैं, और दोष इसी डोपिंग के कारण क्रिएट होता है। बाहरी पदार्थ, अगर एक स्वस्थ शरीर है उसमें बाहरी पदार्थ मिलाओगे कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए, तो वह तेजी से कार्य करेगा, लेकिन लगातार कई समय तक यदि वो पदार्थ अंदर रहा तो आपका शरीर जो है उसकी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घट जाएगी, और एक समय ऐसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे एक शराब है, आप शराब का या मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो प्रारंभ के कुछ महीनों में, कुछ सालों में तो उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। उसको ऐसा लगेगा कि इसको पीने से आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही, लेकिन लगभग 5 से 6 सालों के बाद उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, खत्म हो जाएगा। कहीं किडनी की बीमारी हो जाएगी, कभी लीवर की बीमारी हो जाएगी, अनेक प्रकार की समस्या हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वह बाहरी पदार्थ को अपने शरीर में मिला रहा है। ऐसे ही ठोस भी क्या करते हैं? बाहरी पदार्थ को अपने अंदर मिलाते हैं ताकि वह तेजी से कार्य कर सके। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक आज का जो पहला टॉपिक आपका है वह है डोपिंग। इंग्लिश में भी इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग। क्या कहेंगे? सॉलिड में, ठोस में बाहरी पदार्थों को मिलाने का तरीका। यदि किसी ठोस में हम बाहरी पदार्थ को मिला रहे हैं तो इसे डोपिंग कहा जाता है।
आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में आता है डोपिंग किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी ठोस की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जब उसमें बाहरी पदार्थ को मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। फॉर इंक्रीजिंग वर्क फंक्शंस ऑफ एनी सॉलिड व्हेन वी ऐड आउटर पार्टिकल्स इनटू इट दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। बात समझ में आ रही? और जो आपका दोष है इसी डोपिंग के कारण ही क्रिएट होता है। ठीक, चूंकि आप जान रहे हैं कि आप कौन सा क्रिस्टल पढ़ रहे हैं। आपको हमने पहले ही दिन बताया था कि जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड आपके कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी आपने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें सारे के सारे अणु क्या होते हैं, एक फिक्स जगह पे होते हैं। जैसे हम एक चित्र बना रहे हैं, इसमें हमने सारे के सारे अणु क्या कर दिए, अगर सब अणु फिक्स जगह पे है तो इसे हम लोग कहेंगे आदर्श क्रिस्टल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइडियल क्रिस्टल। यही होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात समझ में आई? देखिए अभी हम बता रहे हैं डोपिंग कैसे पैदा होगी। हमने कहा कि हम ठोस लिए, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस को पढ़ना नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस में आए। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या थी कि जिसमें सभी कण एक निश्चित व्यवस्था में रखे हो। देखिए हमने एक निश्चित व्यवस्था में रख दिया। अगर निश्चित व्यवस्था में रखें तो इस व्यवस्था को आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने आदर्श गैस भी पढ़ी थी, आइडियल गैस। उसी प्रकार से यह आपका क्या है, आदर्श क्रिस्टल। अब हम क्या करेंगे, इसमें डोपिंग कराएंगे। डोपिंग में क्या करेंगे, कोई और कण होगा इसके बीच में ला करके रख देंगे। सारे कण अपनी जगह पर हैं लेकिन यह कण क्या है, अपनी जगह पर नहीं है। यह कण इसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। बाकी सारे कण देखिए अपनी लाइन पर है, सब गोल है अपनी जगह पर, लेकिन यह कण अपनी जगह पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हमने बाहर से ला करके मिलाया है। यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाई। और यह जो नया चीज हुआ यह क्या हो गया आपका, दोष। ये नहीं था तो क्या था, आदर्श। लेकिन जैसे ही इसमें हमने बाहरी कण को मिलाया, यह अब क्या हो गया, अब यह आदर्श नहीं रह गया, अब यह आइडियल नहीं रह गया, क्योंकि अब इसके अंदर इसके कारण क्या हो गई, कुछ कमी आ गई। तो सीधा सीधा अगर एक लाइन में समझे डोपिंग क्या है, तो बाहरी कणों को किसी ठोस में मिलाना डोपिंग कहलाता है। जब बाहरी कण किसी ठोस में आता है तो उसमें अव्यवस्था पैदा कर देता है, जिसे हम लोग दोष कहते हैं। बात समझ में गई? और यानी कि इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफेक्ट। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टॉपिक आज का बड़ा भी है और आसानी से समझ में आने वाला भी है। हमने बताया ठोस चूंकि क्रिस्टलाइन में ही पढ़ेंगे तो सारे कण एक निश्चित क्रम में होंगे, निश्चित क्रम में है तो ऐसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहें। लेकिन इस आदर्श क्रिस्टल में हम डोपिंग के जरिए कुछ बाहरी कणों को ला करके मिला देंगे, जिससे कि यह आदर्श व्यवहार इसके अंदर अब नहीं रहेगा या कम हो जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, दोष कहेंगे। यानी कि अगर कोई पूछे दोष किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफेक्ट, तो कहिए क्रिस्टलीय ठोस में आदर्श क्रिस्टल से होने वाले विचलन को दोष कहा जाता है। यह दोष डोपिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज डिफेक्ट एंड डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय डोपिंग। बात समझ में आ रही है? तो पहला टॉपिक जो आपका शुरू हमने आज का किया, हमने पहले ये बताया डोपिंग क्यों जरूरी है। तो बताया कि कोई भी बॉडी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डोपिंग करती है। यह ठोस है, हो सकता है यह इंसुलेटर हो, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करेगा, डोपिंग करेगा। ताकत बढ़ाने के लिए डोपिंग करेगा। डोपिंग में क्या होगा, बाहरी कण को लाया जाएगा, मिलाया जाएगा। बाहरी कण को जब लाया जाएगा तो क्रिस्टल में क्या होगी, अव्यवस्था होगी, अनअरेंजमेंट होगा, जिसके कारण वहां पर दोष उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग डिफेक्ट कहें। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको हमने शुरुआत बेसिक चीज़ें बताई। क्या डिफिनेशन बताई, डोपिंग बताया
कि द प्रोसेस बाय विच एक्सटर्नल पार्टिकल्स केम इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। फिर हमने बताया डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है? द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ क्रिस्टल, दैट इज नोन एज डिफेक्ट। क्लियर है? डोपिंग किसे कहते हैं? बाहरी कणों के लाना डोपिंग कहलाता है, और बाहरी कणों के लाने से जो अवस्था पैदा होती है उसे हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो डिफेक्ट है। डिफेक्ट यानी कि दोष। अब देखिए कई प्रकार के दोष हैं आपके कोर्स में। नाम मैं बता दूं, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, धातु अधिकता दोष, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, धातु न्यूनता दोष। कई प्रकार के दोष और बहुत लंबी चौड़ी इसकी थ्योरी, लेकिन आप आराम से समझिए दोष क्या होता है। ये तो आप समझ गए। दोष दो प्रकार का होता है। चार्ट के थ्रू चलिए। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक होता है परमाणविक दोष। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड एटॉमिक डिफेक्ट। तो दोष कितने प्रकार के हुए? सबसे पहले दोष दो प्रकार के हुए। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक परमाणविक दोष। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा पैदा होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग जाता है या कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। परमाणविक दोष क्या होता है? जो परमाणु के द्वारा पैदा होता है। बात समझ में आ गई? एक दोष इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एक दोष परमाणु के द्वारा। क्लियर है? अच्छा, परमाणविक दोष भी दो प्रकार का। इसमें मेन यही आपके कोर्स में है, यह आपके कोर्स में नहीं है। परमाणविक दोष भी दो प्रकार के। एक का नाम होता है बिंदु दोष, इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है रेखा दोष, इंग्लिश में लाइन डिफेक्ट। बात समझ में आई? देखिए डिफेक्ट का हम लोग चार्ट बनाना शुरू किए हैं। डिफेक्ट हमने कहा डिफेक्ट दो प्रकार के। एक और प्रकार भी माना जाता है, कुछ किताबों में है कि एक होता है इम्प्योरिटी एडेड डिफेक्ट, इंग्लिश में कुछ किताबों में दिया भी हुआ है। मतलब गंदगी को जोड़कर जो डिफेक्ट पैदा हो। तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा पैदा हो, एक होता है परमाणविक दोष जो परमाणु के द्वारा पैदा हो, और एक होता है इम्प्योरिटी एडेड दोष, गंदगी को जोड़कर पैदा होने वाला दोष। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में हम बात करें तो वह दोष जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा पैदा हो। परमाणु के दोष ही आपके कोर्स में है। परमाणु दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखा दोष। अब ये बिंदु और रेखा दोष क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे हमने कोई आदर्श क्रिस्टल ले लिया, आदर्श क्रिस्टल में क्या होते हैं? सारे कण अपनी जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रहते हैं। बिंदु दोष में क्या होता है? कोई एक परमाणु अपनी जगह से गायब हो जाता है। बात समझ में आ रही? बिंदु दोष वह दोष है द डिफेक्ट इन विच वन एटम्स आर एस्केप फ्रॉम देयर पोजीशंस। वह दोष जिसमें एक परमाणु अपनी जगह से हट जाता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। और रेखा दोष क्या होता है? तो रेखा दोष में एक नहीं हटता, पूरी एक लाइन हट जाती है। द डिफेक्ट इन विच a one line of atoms can escape from their position, that defect is known as line defect। बात समझ में आ रही? तो बिंदु दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें परमाणु की एक परमाणु अपनी जगह से हट जाए। और रेखा दोष क्या होता है? जिसमें पूरी की पूरी परमाणुओं की रेखा ही अपनी ओर से हट जाए। इसे हम लोग रेखा दोष के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने देखा, हमने शुरुआत की दोष के बारे में। हमने कहा दोष मुख्यतः दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक दोष जो इलेक्ट्रॉन के गायब होने से इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिएट हो बनते हो, परमाणविक दोष जो परमाणु के द्वारा बनते हो,
और एक होता है इम्प्योरिटी एडेड दोष, मतलब जो गंदगी को जोड़ने पे बनता हो। फिर हमने कहा कि जो परमाणविक दोष है यह दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है बिंदु दोष, एक का नाम है रेखा दोष। बिंदु दोष के बारे में हमने कहा कि अगर कोई आदर्श क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल का मतलब है सभी कण एक अपनी अपनी जगह पर होंगे। आदर्श क्रिस्टल में से एक परमाणु को यदि हम गायब कर लें, एक एटम्स को गायब कर लें, किसी आइडियल क्रिस्टल में से एक एटम को अपनी जगह से हटा दें, तब जो दोष तैयार होता है उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। और यदि पूरे के पूरे परमाणुओं की एक लाइन, चाहे वो लाइन ऐसे हम गायब कर लें सीधे सीधे, और चाहे हम लोग ऐसे गायब कर लें, चाहे वर्टिकल कर लें चाहे हॉरिजॉन्टल कर लें, जब संपूर्ण परमाणु की एक लाइन को हटा दिया जाता है तो इसे हम लोग रेखा दोष कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें रेखा दोष भी आपके कोर्स में नहीं। कौन सा दोष आपके कोर्स में है? बिंदु दोष। बात क्लियर है? यानी कि अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? बिंदु दोष। मतलब पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें एक परमाणु अपनी जगह से गायब हो जाए, उसे हम लोग बिंदु दोष के नाम से कहते हैं। अब हम लोग बिंदु दोष के बारे में जानेंगे। यह जो बिंदु दोष होता है यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्ट्रासियोमेट्रिक दोष, और एक को कहते हैं अस्टासियोमेट्रिक दोष। देखिए बहुत प्रकार हैं, इसीलिए हमने पहले वो चार्ट से समझाया, अब इसके उसके आगे यहाँ चार्ट से समझा रहे हैं। यह दोनों ही कोर्स में है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक कोर्स में ना हो। वहाँ पर ऐसा था कई जगह एक ही एक कोर्स में थे, लेकिन इसमें क्या है, दोनों है कोर्स में। स्ट्रासियोमेट्रिक दोष इंग्लिश में स्टाकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अस्टासियोमेट्रिक दोष नॉन स्टाकोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से आता है। अब इन दोनों की परिभाषाएं बहुत सिंपल है। स्टासियोमेट्रिक दोष क्या होता है? वह दोष जो स्टासियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाता है उसे स्टासियोमेट्रिक दोष कहते हैं। द डिफेक्ट विच आकर्स इन स्टाकियोमेट्रिक कंपाउंड, जो स्टाकियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाए, और जो अस्टासियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाए उसे अस्टासियोमेट्रिक दोष। मतलब नाम से ही परिभाषा है, लेकिन अभी आप ये नहीं जान रहे होंगे कि ये जो स्टासियोमेट्रिक यौगिक है, स्टाकियोमेट्रिक कंपाउंड है, ये क्या होता है, नॉन स्टाकियोमेट्रिक कंपाउंड है ये क्या होता है, अभी आप ये नहीं जान रहे। लेकिन परिभाषा आप जानिए कि बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्टासियोमेट्रिक दोष, एक का नाम है अस्टासियोमेट्रिक दोष। स्टासियोमेट्रिक दोष वह दोष होता है जो स्टासियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाता है। द स्टाकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स विच आकर्स इन स्टाकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स विच आकर्स इन नॉन स्टाकियोमेट्रिक कंपाउंड। अस्टासियोमेट्रिक दोष वह दोष होते हैं जो अस्टासियोमेट्रिक यौगिक में पाए जाते हैं। अब ये स्टासियोमेट्रिक यौगिक और अस्टासियोमेट्रिक यौगिक क्या होता है ये जान लो कि यदि कोई यौगिक है जैसे NaCl और एक यौगिक है Fe2O3, इसके सूत्र में कैटायन एक है, कैटायन का मतलब होता है धनायन एक है और ऋणायन एक है, लेकिन यहां पर धनायन 2 है और ऋणायन 3। वह यौगिक जिसके सरल सूत्र में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो उसे स्टासियोमेट्रिक यौगिक कहेंगे, और उसमें पाया जाने वाला दोष स्टासियोमेट्रिक दोष होगा। NaCl में Na एक है, Cl एक है, एक और एक बराबर होते हैं। यदि किसी यौगिक के सूत्र में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है, द कंपाउंड्स इन विच नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन बाय इट्स सिंपल फार्मूला, that compound is known as stoichiometric compound and the defect occurrence that compound is known as stoichiometric defect। फिर हमने अस्टासियोमेट्रिक यौगिक में कहा, यहाँ पर देखिए
Fe कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, वह यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या सूत्र के हिसाब से बराबर नहीं होती उसे अस्टोसियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। बात क्लियर है? फिर से देख लीजिए, बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट जिसमें एक एटम गायब हो जा। फिर हमने कहा कि एटम के बारे में हमने बताया कि यह दोष 2 प्रकार के होंगे, स्टोसियोमेट्रिक, अस्टोसियोमेट्रिक। स्टोसियोमेट्रिक में हमने बताया कि जो स्टोइकोमेट्रिक यौगिक में पाया जाए उसे स्टोसियोमेट्रिक दोष कहेंगे, जो अस्टोसियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाए उसे अस्टोसियोमेट्रिक दोष कहेंगे। और यह दोनों दोष इन दोनों के अंदर जो दोष पाया जाए उसे तो कहेंगे ही। स्टोसियोमेट्रिक यौगिक किसे कहेंगे? जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो, और जिसमें धनायन ऋणायन की संख्या सूत्र से बराबर नहीं होगी वह अस्टोसियोमेट्रिक दोष यौगिक होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए यह दोनों ही आपके कोर्स में है, आपको समझना है, लेकिन इसमें दोष होगा तो उसे यह कहेंगे, ये तो आप समझ लिए, लेकिन दोष उत्पन्न कैसे होगा, पैदा कैसे होगा, क्रिएट कैसे होगा? तो क्रिएट करने के भी 2 तरीके होते हैं। दोष उत्पन्न करने के भी 2 तरीके होते हैं, और इसे आपके एनसीईआरटी में बताया भी गया है नाम के साथ। ठीक, दोष उत्पन्न करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रिक्ति दोष और एक होता है अंतरकाशी दोष। इंग्लिश में हम लोग रिक्ति दोष का मतलब होता है वैकेंट डिफेक्ट, और अंतरकाशी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा ना कि कि स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, वह स्टोसियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाता है। अस्टोसियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वह अस्टोसियोमेट्रिक यौगिक में पाया जाता है। लेकिन डिफेक्ट बनाया भी जाएगा ना, तो बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रिक्ति दोष के द्वारा बनाया जाता है, और एक होता है अंतरकाशी दोष के द्वारा। रिक्ति दोष के द्वारा का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल के एक अणु को हम बाहर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, इसे रिक्त दोष कहें। जब एक अणु आदर्श क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है तो इसे रिक्त दोष कहते हैं। और वहीं अगर एक परमाणु न निकलने के बजाय कोई और परमाणु बीच में आ जाए तो इसे हम लोग अंतरकाशी दोष कहेंगे। इस बीच वाली जगह को अंतरकाशी स्थल कहते हैं। 2 परमाणुओं के लाइन के जो बीच की जगह है, केमिस्ट्री की भाषा में इसे अंतरकाशी स्थल कहते हैं, इंग्लिश में इंटरस्टिशियल साइट। तो कोई भी दोष हो, यहाँ तक जितने अभी तक दोष पड़े हो ना, दोष 2 तरीके से उत्पन्न होगा। पहला तरीका, या तो परमाणु अपनी जगह से भाग जा, निकल जा, जिसे हम लोग रिक्त दोष कहें, और या परमाणु 2 परमाणुओं के बीच में आकर के रह जा, जिसे हम लोग अंतरकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो रिक्त दोष क्या है? वह दोष जिसमें एक परमाणु अपनी जगह से निकल करके बाहर चला जाता है, इसे रिक्त दोष कहते हैं। यह दोष बनाने का तरीका है। अंतरकाशी दोष वह दोष जिसमें परमाणु अंतरकाशी स्थल में आ जा। द डिफेक्ट इन विच एटम्स आर केम्स ऑन इंटरस्टिशियल साइड, दैट डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। द डिफेक्ट इन विच एटम्स आर escape from their position, that defect is known as वैकेंस डिफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो दोष 2 ही तरीके, जितने भी दोष अभी तक आप पढ़ोगे, अभी आगे जो भी पढ़ने जा रहे हो, वह 2 ही तरीके से बनेंगे, या तो रिक्ति हो जाएगी या तो अंतरकाशी जगहों पर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं। क्लियर है बात? अब वहाँ अपने चार्ट में अगर आप लोग देखें तो हमने दोष पढ़ाया। दोष के बारे में हमने बताया कि दोष 2 प्रकार के, बिंदु दोष, रेखा दोष। हमने कहा बिंदु दोष जिसमें एक परमाणु गायब हो जाए, रेखा दोष जिसमें पूरी परमाणुओं की रेखा गायब हो जाए। फिर हमने आपको कहा रेखा दोष कोर्स में नहीं, बिंदु दोष में आए। तो बिंदु दोष में हमने बताया कि जो आपका परमाणु है बिंदु दोष के अंतर्गत 2 भागों में बट गया, एक है स्टोसियोमेट्रिक और एक है अस्टोसियोमेट्रिक।
फिर हमने स्टाशियो और अस्टाशियोमेट्रिक बताया। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है स्टाशियोमेट्रिक दोष के प्रकार। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि स्टाशियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं। वैसे स्टाशियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। और फिर कल ही पढ़ेंगे अस्टाशियोमेट्रिक दोष, यह भी दो प्रकार के होते हैं। इनका नाम है धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। इसी के साथ ही जब ये दोनों पढ़ा देंगे तो ये दोष यहीं पे खत्म हो जाए। तो आज आपका आधा सेशन दोष डिफेक्ट के बारे में हो गया, जो आपको क्लियर है। बाकी आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए